नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमेशा की तरह आज हमारे साथ राजवाड़ा से रेसिडेंसी में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, आपने पहली खबर जो लिखी है उसमें योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह जी की एक तुलना की है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए सुनील जी, योगी आदित्यनाथ को लेकर पिछले 1-1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में जो सरगर्मियां थी और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व को भी अनसुना किया जा रहा है। और जैसा हमने सुना था कि अपने विश्वस्त अरविंद शर्मा को प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने उसका आउटराइट खारिज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के फोन तक के बारे में हमें ये जानकारी मिली कि उन्होंने उन्हें कई मौकों पर रिसीव नहीं किया। पार्टी के राष्ट्रीय नेता जब वहां चर्चा के लिए गए, मेल मुलाकात के लिए गए, तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी और अंततः दिल्ली आने के बाद उन्होंने दमदारी से अपना पक्ष रखा और एक तरीके से माना गया कि केंद्र को मुंह की खाना पड़ी योगी आदित्यनाथ के मामले में, क्योंकि उनका जो जनाधार है, उन्होंने वहां जो काम किया है और आने वाले यूपी के जो चुनाव। मध्य प्रदेश का मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर सुखुकार हुई थी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान को जो लोग कमजोर आंक रहे हैं वो बड़ी भूल कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत स्थापित नेता हो गए हैं, 15 साल 16 साल के करीब उनको मुख्यमंत्री रहते हो गया है और अपनी सज्जनता, सादगी, संवाद और जो उनकी सहनशीलता है, उसके चलते मध्य प्रदेश की राजनीति में वो अपना एक अलग स्थान बना चुके हैं। तो उनको मतलब मूल मिला के मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर पार्टी नेतृत्व के लिए भी अब शिवराज सिंह चौहान से पंगा लेना कोई आसान बात नहीं रह गया है। बहुत शिवराज सिंह चौहान के मामले में जो भी निर्णय करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा। वो लो प्रोफाइल के व्यक्ति हैं, वो दिखाते नहीं है, लेकिन मौका आने पर अपने विरोधियों को या जो लोग मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नजर लगा के बैठे हैं उन्हें अपनी हैसियत का एहसास भी करा देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम इस दौर में यूपी में जो उठापटक शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश में उठापटक शुरू हुई थी, उसके बाद यदि हम शिवराज सिंह चौहान को कमजोर आंकेंगे तो ये एक बड़ी भूल होगी। अरविंद जी, क्या माने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन वाली जो बात है वो इस समय उस पर विराम लग चुका है? एक फोटो को लेकर भी आपने लिखा है। देखिए, हालात जो भी मध्य प्रदेश के हैं उसको देखकर तो स्पष्ट लग रहा है कि मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं थी। 15-20 दिन पहले बहुत तेजी से जिस तरह से नेताओं के बीच मेल मिलाप शुरू हुआ था, एक दूसरे से मिल रहे थे, प्रदेश के पदाधिकारी दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली में नेताओं से मिल रहे थे, दिल्ली के नेता भोपाल आए थे, दिल्ली के नेता आपस में दिल्ली में मिल रहे थे। कुल मिला के माना जा रहा था कि ये सारी जो एक्सरसाइज है इसका एकमात्र लक्ष्य है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कुर्सी से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपदस्थ हो जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता। दरअसल मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा दिल्ली यात्रा के दौरान कई लोगों से मिले। संघ भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को भेजता है और जो संगठन महामंत्री या सह संगठन मंत्री जैसी भूमिका निभाते हैं, उनका एक बड़ा अलग दर्जा होता है। इस मेल मुलाकात के दौरान ये तीनों केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से भी मिले थे और जो प्रहलाद पटेल से मुलाकात का जो फोटो वायरल हुआ उसको मतलब प्रहलाद पटेल बहुत ही लाइट मूड में थे, टी शर्ट नेकर में, शॉर्ट्स में, वो अपने बंगले के परिसर में इन तीनों नेताओं के साथ बैठे हुए थे। तो आखिर संगठन महामंत्री की भी अपनी एक मर्यादा होती है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि आखिर संगठन महामंत्री एक केंद्रीय मंत्री से मिलने क्यों गए और जिस स्वरूप में ये मेल मिला था तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपत्ति रही। तो मुझे लगता है कि उस फोटो के सार्वजनिक होने के बाद जिस तरह का संदेश पार्टी के अलग अलग नेताओं के पास पहुंचा, उससे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मुहिम पुष्ट हो गई है, अभी कोई आसार देख नहीं रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वे ग्लैमर वाले नेता माने जाते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत है, इस बात से कितने सहमत हैं? आपने उसके बारे में लिखा भी है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में भले ही साल भर पुराने नेता हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी ब्रांड वैल्यू भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा है। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए थे, फिर ग्वालियर गए, भिंड गए, मुरैना गए,
और सिंधिया के साथ हमेशा उनके समर्थकों का लवाजमा तो रहता ही है। सारे मंत्री उनके साथ थे भोपाल में, विधायक पार्टी के बहुत सारे जो उनके साथ थे उनके समर्थक। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने में रुचि दिखाई, उन्हें अपने घर निमंत्रित करने में रुचि दिखाई, उनके साथ नाश्ता, लंच या डिनर में रुचि दिखाई, उससे ऐसा लगता है कि पार्टी के नेताओं को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ब्रांड वैल्यू का एहसास है और उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वे लंबी रेस का घोड़ा होने वाले हैं। इसीलिए चाहे बुजुर्ग नेता हो चाहे युवा नेता हो, सब में वो जो है आकर्षण का केंद्र बने रहे। और मतलब आश्चर्य की बात तो ये है कि सिंधिया अगली बार कब आएंगे भोपाल ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन अगली बार जब वो भोपाल आए तो किस मंत्री क्या भोजन के लिए जाए, किस क्या नाश्ते के लिए जाए, किससे मुलाकात करे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े उत्सुक दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि सिंधिया हमारे यहाँ आना चाहिए। अरुण जी, दिग्विजय सिंह को लेकर आपने लिखा है कि बहुत अपने आप को उन्होंने एक सीमित दायरे में कर लिया है, भोपाल के अलावा ज्यादा उनकी रुचि नहीं रही। और वहीं कमलनाथ ने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश की। देखिए, हमने मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार भी देखी और तब सरकार के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में दिग्विजय सिंह की भागीदारी भी देखी। ऐसा कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी से संबंधित निर्णय दिग्विजय सिंह ही करवाते। लेकिन इन दिनों जो हम परिदृश्य देख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपना दायरा बहुत सीमित कर दिया और वो भोपाल तक अपने आप को सीमित किए हुए हैं, जहां से वे लोकसभा चुनाव लड़के आ रहे हैं साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ। भोपाल पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हार के बाद वो घर नहीं बैठे हैं, लगातार सक्रिय हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि संगठन से जुड़े अहम निर्णयों में कहीं दिग्विजय सिंह की भागीदारी इन दिनों नहीं दिख रही है। कमलनाथ अपने कोर ग्रुप के साथ बैठ रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी बनाए हैं, जो अलग अलग जिलों में पार्टी का कामकाज देखेंगे, वो निर्णय भी कमलनाथ का अपना निर्णय बताया जा रहा है। कमलनाथ अभी अस्वस्थ थे, इस दौर में भी कहीं दिग्विजय सिंह और उनकी मेल मुलाकात जानकारी सामने नहीं। उमंग सिंगार पे इतना बड़ा वार हुआ, उस दौर में दिग्विजय सिंह खामोश थे। तो दिग्विजय सिंह ने जो सारा परिदृश्य उसको दिग्विजय सिंह ने अपना दायरा बहुत सीमित कर लिया। पता नहीं इसका क्या कारण है, या तो हो सकता है कि कमलनाथ से तवज्जो नहीं मिलने के कारण दिग्विजय सिंह ने सोचा कि क्यों, दिग्विजय सिंह उन नेताओं में भी नहीं है जो बिना वजह के, बिना नेतृत्व के चाहने के कहीं घुसपैठ करें। उनका कद बड़ा ऊंचा है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह फिलहाल जो है एक सीमित दायरे में क्यों चल रहा है। पीएम केयर्स फंड को लेकर जो आरटीआई लगी थी उसमें एक नौकरशाह के इन्वॉल्वमेंट की बात आपने लिखी है। देखिए, प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर जो आरटीआई लगी है वो देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई और इस मामले में निगाहें मध्य प्रदेश की ओर भी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 20 से 25% जो आरटीआई है वो मध्य प्रदेश से लगी। और कुछ सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से जब इसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि ये आरटीआई जो है वो मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नौकरशाह जो पिछले 15-20 साल में हमेशा मुख्य धारा की पोस्टिंग कर रहे हैं और निकट भविष्य में चीफ सेक्रेटरी पद के दावेदार हैं, उनसे जुड़े लोगों के नजदीकियों द्वारा जो है ये आरटीआई लगाई गई। तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। मध्य प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर इसका परीक्षण करवा रही है, सेंट्रल एजेंसी तो लगी हुई है और आखिर इस सब के पीछे उक्त अफसर का मंतव्य क्या है यह भी जानने की कोशिश अलग अलग स्तर पर हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल तय हो चुका है कि जो आरटीआई लगी है मध्य प्रदेश से वो एक आला नौकरशाह के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनसे जुड़े लोगों द्वारा ही लगाई गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस के बीच कुछ तनातनी की खबरें आई थी। देखिए, पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने तीखे तेवर अख्तियार किए और मुख्य सचिव और नर्मदा घाटी विभाग के अपर मुख्य सचिव से जिस तरह की उनका संवाद हुआ, वो ये तो बता रहा है, ये तो कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सब लोग इसलिए आश्चर्यचकित है कि नरोत्तम मिश्रा और इकबाल सिंह बैस के संबंध बड़े मधुर रहे। इकबाल सिंह बैस मंत्रालय में पावरफुल रहे हों या पावरलेस रहे हों, नरोत्तम ने हमेशा उनके साथ गर्मजोशी का ही रिश्ता रखा है। अक्सर वल्लभ भवन के जानकार कहते हैं कि वो इकबाल सिंह बैस के कमरे में जाकर बैठ जाते थे, चाहे वो 5वीं मंजिल पे रहे हों इकबाल सिंह बैस या पहली मंजिल पे रहे हों, हमेशा नरोत्तम मिश्रा और उनके संबंध बड़े गर्मजोशी वाले रहे। लेकिन इस बार पंडित जी क्यों इतने तीखे तेवर अख्तियार किए हुए हैं, इस पर सबका चौंकना स्वाभाविक है।
हालांकि लोग कहते हैं कि निगाहें भले ही उनकी इकबाल सिंह बेस पे हो, लेकिन निशाना कोई और है। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना जैसी बात है। देखते हैं ये किस अंजाम तक पहुंचता है मामला। लेकिन कैबिनेट की बैठक में तो दोनों आमने सामने हो चुके हैं। डीजीपी रहे विवेक जौहरी को लेकर भी कुछ बातें निकल कर आई है कि कमलनाथ का कमिटमेंट था, और कुछ लोग ये मानते हैं कि जब कमलनाथ जी ने कमिटमेंट किया तो उसको पूरा क्यों किया जाए, इसको लेकर भी। देखिए, वीके जौहरी को जब केंद्र में, जहां वो बीएसएफ के डीजी थे, वहां से जब मध्य प्रदेश लाया गया था, तो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ ने उनसे कहा था कि मैं आपको 2 साल डीजी पद पर रखूंगा। स्वाभाविक है कि सेंट्रल के किसी पैरामिलिट्री फोर्स के डीजी का पद छोड़कर आदमी गृह राज्य में आ रहा है, तो कोई 2-4 महीने 5 महीने के लिए नहीं आ रहा है। कमिटमेंट वो भी आदमी चाहता है, क्योंकि जिस पद पे वे थे वहां उन्हें 2 साल हर हालत पे रहना था। तो कमलनाथ का कमिटमेंट था, सितंबर अक्टूबर में शायद वो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण हो चुकी, लेकिन चूंकि 2 साल उन्हें पद पर रखने का कमिटमेंट था, बकायदा आदेश जारी हुआ था, तो अभी उनकी सेवाएं निरंतर जारी। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और संघ के एक बड़े धड़े ने बड़ी आपत्ति ली है कि आखिर कमलनाथ के कमिटमेंट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों पूरा करे। और इन लोगों ने तय किया है कि हम अपनी बात को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम दिल्ली दरबार में भी दस्तक देंगे। तो ये मतलब कुल मिला के ये पूरा एपिसोड जो है, एक तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के कुछ लोग विवेक जौहरी से खुश नहीं है, और दूसरा ये कि उनकी कोशिश इस बात की, उनके प्रयास इस बात के हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश के डीजी पद से निवृत्त कर दिया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर भी आपने लिखा है कि उसके कुछ कारण गिनाए जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पाया। देखिए, चीफ जस्टिस पिछले दिनों इंदौर में थे और वो जबलपुर में बार और बेंच से चर्चा कर चुके हैं नए हाईकोर्ट जजेस के मामले में, ग्वालियर में कर चुके हैं, इंदौर भी इसी सिलसिले में आए थे। लेकिन उनके आने के पहले जिस तरह का प्रचार प्रसार उनकी यात्रा को लेकर हो गया और कुछ संभावित नाम हाईकोर्ट जजेस के सामने लाए गए कि वो इनसे भी चर्चा करेंगे, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि वो खुश नहीं थे जस्टिस मोहम्मद रफी। तो वो यहाँ रहे, 3-4 दिन रुके, कई लोगों से मेल मुलाकात की, लेकिन नए जजेस की नियुक्ति के मामले में वो चुप्पी साधे रहे। उन्होंने संकेत दिया कि जिस तरह से जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ चल रहा है, उससे वो खुश नहीं है। मैं तो चाहता था कि एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में बाहर से, बेंच से, और जो दावेदार हैं उनसे मिलूं, चर्चा करूं, संभावित नामों से चर्चा करूं। लेकिन जो स्थितियां उन्हें दिखी, उसके बाद उन्होंने इस विषय पर यहाँ किसी तरह का कोई संवाद नहीं किया। चलते चलते में आपने लिखा है कि मुख्यमंत्री अपना कुछ विश्वस्त विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करवा पाए। नहीं, देखिए, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बनी। जिस तरह से मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान अपने कुछ चहेते लोगों को, रामपाल सिंह है, राजेंद्र शुक्ला है, इनको चाहने के बाद भी मंत्री नहीं बनवा पाए, इसलिए वो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश कार्य समिति में भी मुख्यमंत्री जी की पसंद के कुछ नामों को तवज्जो नहीं मिली। जैसे हम बात करते हैं सुरेंद्र नाथ सिंह की, भोपाल से विधायक रहे, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चे की राजनीति के जमाने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े विश्वस्त माने जाते हैं। तो सुरेंद्र नाथ सिंह का नाम कार्य समिति में नहीं होना बड़ा चौंकाने वाला है। इंदौर के विधायक महेंद्र हांडिया, जो चौथी बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री के भी बड़े विश्वस्त हैं, और एक ऐसे नेता हैं जिनका जो सबको के साथ संतुलन स्थापित करने में विश्वास रखते हैं, उनका भी नाम इस उसमें नहीं है। दीपक जोशी, कैलाश जोशी का तो बड़ा जनता पार्टी हो, जनसंघ हो या भाजपा हो, कैलाश जोशी का तो बड़ा डिवोशन रहा है। खुद दीपक जोशी 3 बार विधायक रहे हैं। पिछला चुनाव वो हार के थे 2018 का, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, पार्टी ने वहां से जो है दूसरे व्यक्ति को चुनाव, मनोज चौधरी को टिकट दिया, मनोज जीत गए। लेकिन ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं दीपक जोशी का सम्मान बरकरार रखा जाएगा, उन्हें निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया जाएगा या उन्हें कहीं और मौका मिलेगा। तो अभी तो हालात ये है कि उन्हें प्रदेश कार्य समिति में लेना तक मुनासिब नहीं समझा गया। अरविंद जी, बात मीडिया की किए बिना एक कॉलम अधूरा रहता है, उस पर भी हम बात करें। बात मीडिया की शुरू करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो आपसे इस कॉलम का, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भोपाल के कमिश्नर कविंद्र कियावत निकट भविष्य में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर नया कमिश्नर कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर प्रशासनिक क्षेत्र में शुरू हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भोपाल में कलेक्टर रहे, भोपाल और इंदौर में कलेक्टर रह चुके निशांत बरवड़े इस दौर में सबसे आगे हैं, क्योंकि उन्हें वो होशंगाबाद के कलेक्टर रह चुके हैं, भोपाल के रह चुके हैं, इंदौर के रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के बड़े खास अधिकारियों में वो है, इसलिए उनका नाम दौड़ में सबसे आगे। लेकिन
देखना है कि इस नाम पर इकबाल सिंह बैस जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं और हर प्रशासनिक निर्णय में जिनकी बड़ी सहभागिता रहती है, महत्वपूर्ण सहभागिता रहती है हर महत्वपूर्ण निर्णय में, वो निशांत बरवड़े के नाम पर स्वीकृति की मुहर लगाते हैं नहीं, ये अभी देखना पड़ेगा। मीडिया की बात तो मीडिया में सबसे बड़ा बदलाव तो दैनिक भास्कर के दिल्ली ब्यूरो में है। धर्मेंद्र चौहान जो करीब 7-8 महीने, धर्मेंद्र भदौरिया जो 7-8 महीने पहले ही ब्यूरो चीफ बनाए गए थे वहां पे, और जिन्हें भाजपा सहित अन्य महत्वपूर्ण पीठ जिनकी जुम्मे थी, मुझे लगता है कि उन्हें दिल्ली रास नहीं आई है और वे ग्वालियर के रेजिडेंट एडिटर बना दिए गए हैं। अब दिल्ली ब्यूरो को भोपाल से अरुण चौहान हैंडल कर रहे हैं, 3-4 साथी वहां बचे हैं, तो रूटीन का कामकाज वहां का जो है उसको भोपाल से वरिष्ठ साथी अरुण चौहान हैंडल कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय बड़ा रोचक है, कुट्टी मेनन साहब के निधन की, उनके निधन से एक दिन पहले ही अफवाहें उड़ना शुरू हो गई थी। वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा ने भी एक सूचना इस तरह की प्रकाशित कर दी थी, जो वो डेली शाम को बुलेटिन जारी करते जिसको उन्होंने कर दिया कि कुट्टी मेनन नहीं रहे। इसी बीच सोशल मीडिया पर दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर अवनीश जैन के नाम से एक स्मृति शेष प्रसारित हो गया, उसे इंदौर वाले ग्रुप ने आगे भी बढ़ा दिया। बड़ी हलचल हुई, बाद में जब मालूम पड़ा, तहकीकात हुई और ये पता पड़ा कि कुट्टी मेनन जिंदा है, तो कीर्ति राणा ने अपनी जानकारी जो थी उसको सुधारा। अवनीश जैन जो है उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया माध्यमों पे उनकी ये बात सामने आई कि भाई मैंने तो इस तरह का कोई स्मृति शेष लिखा नहीं है। फिर बाद में खुलासा हुआ कि इंदौर के एक और कोई सज्जन अवनीश जैन है जो बड़े निकटस्थ हैं रहे हैं कुट्टी मेनन के, उन्होंने वो स्मृति शेष लिखा था। तो बड़ी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि जब ये स्मृति शेष लिखा गया था और जब कीर्ति राणा ने अपनी जानकारी प्रसारित की थी, तब तक कुट्टी मेनन साहब जिंदा। तीसरी खबर वरिष्ठ साथी संतोष सिद्धोले को लेकर है। बहुत ही मेहनती साथी है, दैनिक भास्कर में, नव भारत में, पत्रिका में क्राइम रिपोर्टर की भूमिका में, सीनियर क्राइम रिपोर्टर की भूमिका में रह चुके। उन्होंने जो है दैनिक भास्कर डिजिटल ज्वाइन कर लिया है। बहुत ही मेहनती रिपोर्टर हैं, बहुत पकड़ वाले रिपोर्टर हैं संतोष सिद्धोले। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मृदुभाषी अखबार जो अभी कुछ ही महीनों पहले प्रकाशित हुआ, वहां से खबर आ रही कि वहां स्टाफ में छटनी की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। एक खबर वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे के प्रोजेक्ट को लेकर है, जिसका हम सबको काफी समय से इंतजार है। ऐसी खबर है कि जुलाई के पहले सप्ताह में आनंद भाई का प्रोजेक्ट अस्तित्व में आ जाएगा। उनकी वो पूरी टीम जुटा चुके हैं। देखना यह है कि अनुज खरे जो किसी समय दैनिक भास्कर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे और अभी जी डिजिटल में है, वो इस टीम में शामिल होते हैं या नहीं। बहरहाल बहुत सारी खबरें मीडिया जगत की, ब्यूरोक्रेसी की और साथ ही राजनीतिक क्षेत्र की, तमाम सारी खबरों के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी बात कर रहे थे। अरविंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना है। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।